हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रैंकर्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक और क्वेश्चन जो कैसे मेंस आंसर राइटिंग की जाती है उसके बारे में बात करने वाले हैं हम कि कैसे जो है किसी क्वेश्चन को लिखा जाता है। जो मेरा प्रोग्राम है ये उसके अंतर्गत एक और क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। वो क्या रहेगा? शेरशाह सूरी के व्यक्तित्व का परीक्षण करें। भारतीय इतिहास का एक बहुत ही अच्छा या कहे बहुत ही मोटिवेट करने वाला करेक्टर आपको देखने को मिलेगा, शेरशाह सूरी। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है। उससे पहले अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊं तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ तो मैं आपको सारे हैंड रिटन नोट्स देने वाला हूं, लेकिन उसके अलावा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि मैंने जो आंसर राइट किया हुआ है, जो आपके लिए सैंपल आंसर रहेगा, वो इस तरह से कुछ शेरशाह सूरी के व्यक्तित्व को 225 शब्दों में पिरोने की कोशिश की है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पे लिखा गया है। तो ये सारा आपको ऐप के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। और यहाँ पे अगर बात करूँ तो एक इंपॉर्टेंट सूचना जो आप लोगों के लिए रहने वाली है, हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर आप हिस्ट्री में तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके साथ मैं जल्द ही 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं द रैंकर्स ऐप पर। अगर आपने अभी तक जो है ऐप डाउनलोड नहीं किया तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे 20 से 25 क्लास के भीतर मैं और डॉक्टर अभिषेक सर आपके साथ सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। किस तरह से आंसर राइटिंग का क्या स्ट्रक्चर रहता है, क्या फॉर्मेट रहता है, वो सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। प्लस यूट्यूब के लिए तो डेली आपको देखने को मिलेगा कि मैं आपके साथ जो है एक क्वेश्चन डेली डिस्कस करता रहूंगा, ताकि आपका अच्छे से सिलेबस भी आपका कवर हो जाए और कैसे जो है किस क्वेश्चन का क्या स्ट्रक्चर होता है, एक ढांचा जो होना चाहिए वो कैसा रहेगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं शेरशाह सूरी के व्यक्तित्व के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं और किस तरह से जो है इसके बारे में हम लिख सकते हैं वो चीज। देखिए यहाँ पे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 225 वर्ड्स में है। हो सकता है अगर मैंने आपसे कहा होता 1000 वर्ड्स में भाई इन चीजों को लिखो, तो आप बड़े आराम से जो है शेरशाह सूरी के व्यक्तित्व का लिख लेते, वहां पे इतिहासकार कोट कर लेते। लेकिन यही जो 1000 वर्ड है यही आपको कहाँ लेकर जाने हैं, 225 वर्ड्स में लेके जाने हैं। उसी को हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो सब कुछ आपने इसके बारे में पढ़ रखा है, तो शुरू करते हैं कि कैसे जो है व्यक्तित्व लिखा जाता है किसी व्यक्ति का। देखिए व्यक्तित्व आपको कैसे देखने को मिलेगा एक्चुअल में इस तरह के, क्योंकि ये शासक है तो शासक के दो जीवन आपको देखने को मिलेंगे। एक जो है इसकी व्यक्तिगत लाइफ रहने वाली है, व्यक्तिगत जीवन जो पर्सनल लाइफ होगी इसकी वो रहने वाली है। तो उसको तो हम बिल्कुल इग्नोर करते हुए चलेंगे, उसको नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि उसका उतना ज़्यादा प्रभाव हमें जनता के जीवन पर पड़ता हुआ नहीं दिखाई देगा। क्योंकि पारिवारिक स्तर पर हो सकता है उसका प्रभाव हो, लेकिन जनता के स्तर पर उसका प्रभाव बिल्कुल भी हमें नहीं देखने को मिलता है। हम डिस्कस क्या करेंगे एक्चुअल में, हम डिस्कस करने वाले हैं उसका राजनीतिक जीवन या उसका सामाजिक जीवन, जिसने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है किसको, तो तत्कालीन भारतीय जनता को उसकी नीतियों ने, उसके आदेशों ने जो है बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। तो उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो व्यक्तिगत जीवन को छोड़ेंगे और राजनीतिक और सामाजिक जीवन को आगे लेकर जो है चलने वाले हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इसमें क्या स्ट्रक्चर रहता है। तो पहले तो हम इंट्रो लिखते हैं, इंट्रो के बाद आपको देखने को मिलेगा जो दूसरी चीज क्या रहेगी, तो दूसरा आपको देखने को यहाँ पे क्या मिलेगा कि बॉडी में हम कैसे चीजें लिखते हैं। तो बॉडी में हम लिखेंगे इसकी पॉजिटिव चीजें, भाई कितना ये व्यक्तित्व जो है राम टाइप था और कितना इसके अंदर रावण था, उसके बारे में बात करेंगे। एक राजनीतिक और सामाजिक जीवन को देखते हुए तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, कौन सा पक्ष कितना हावी था वो बात हम यहाँ पे करेंगे। और अंततः हम लिखेंगे कॉन्क्लूजन की, कॉन्क्लूजन जो है जो हमारे सामने एविडेंस रखे हुए हैं वहां हम एक जज की भांति चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या इंट्रो बन सकता है इसके बारे में। तो इंट्रो में अगर बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि शेरशाह सूरी जो है 1472, आप सभी को तारीख पता होगी, शेरशाह सूरी का जन्म होता है, हसन के घर जन्म होता है। किस तरह से वो जौनपुर जाते हैं, फिर बाद में आकर सासाराम ख्वासपुर की उनको जागीर मिलती है, बाद में फिर वो आपको देखने को मिलेगा चुनार कैसे पहुंचे, वो सारी चीजें आप सभी लोग जानते हैं। कैसे उनका जो है युद्ध आपको देखने को मिलेगा, हुमायूं के साथ कौन कौन से जो है युद्ध आपको देखने को मिलेंगे मुगलों की ओर से, और वो युद्धों में लड़े, चंदेरी में लड़े, या उसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि घाघरा में उन्होंने खुद को अलग कर दिया। हुमायूं के साथ आपको देखने को मिलेगा कन्नौज का युद्ध हो गया, चौसा बिलग्राम, आपको सारे वो युद्ध आपको पता होंगे। तो उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूं। मैं बात करने वाला हूं कि उसका जो सारा जीवन है उसको अगर मुझे एग्जामिनर के सामने एक तरह से पेश करना है तो उसमें क्या चीजें लिखने की मैंने कोशिश की है। तो चलिए उसके बारे में देखते हैं कि आखिर इंट्रो मैंने क्या लिखा है। तो सबसे पहले यहां पे हम बात करने वाले हैं इंट्रो के बारे में। तो इंट्रो जो है ये रहने वाला है इंट्रो। तो शेरशाह सूरी के व्यक्तित्व का हम परीक्षण कर रहे हैं। तो शेरशाह के बारे में लिखते हैं कि कैसे जो है चीजें चलती है। महत्वाकांक्षा थी व्यक्ति के अंदर, हमने देखा इसके बारे में। महत्वाकांक्षा क्या थी? महत्वाकांक्षा ही तो थी
यहाँ पे अगर थोड़ा साथ में समझाता चलूं तो महत्वाकांक्षा ही तो थी जो 68 वर्ष की आयु में व्यक्ति लड़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। धैर्य ही था जो 68 वर्ष की आयु तक उसके अंदर ये उम्मीद बनाए रखा था कि कभी ना कभी वो भारत का शासक बनेगा। साहस ही था जो हुमायूं जैसे शक्तिशाली मुगल शासक के साथ जो है टकरा बैठा, और आत्मविश्वास ही था कि कहीं ना कहीं मैं इसे हरा दूंगा। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी कि इसके व्यक्तित्व से हमें सीखने को मिलते हैं। तो महत्वाकांक्षा, धैर्य, साहस एवं आत्मविश्वास से निखरे व्यक्तित्व ने फरीद खान को सुल्तान आदिल शाह शेरशाह बना दिया, जिसने भारतीय इतिहास की दिशा और दशा दोनों ही मोड़ दी। तो काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा कि फरीद के तौर पर इसने अपने जीवन को शुरू किया, कैसे ये शेर खान बना, उसके बाद कैसे जो है ये आपको देखने को मिलेगा शेरशाह बनता हुआ, और फिर अंततः सुल्तान आदिल शाह आपको बनता हुआ ये दिखाई देगा। तो ये सारी चीजें इसके बारे में आपको जाननी पड़ेगी। साहसी तो था जहां पे आपको देखने को मिलेगा कि भाई शेर से टकरा गया, तो ये सारी चीजें इसके व्यक्तित्व से ही हमने लिया, और उसी के व्यक्तित्व में क्या क्या वैल्यूज मुझे मिली मैंने वही कोट करने की यहाँ पे कोशिश की है। तो कैसे जो है फरीद खान सुल्तान आदिल शाह या सुल्तान आदिल शेरशाह बना तो उसके बारे में बात है, और भारतीय इतिहास में मुगल वंश को कैसे इसने पीछे बैकफुट पर धकेला, वो सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। अब कुछ बातें करते हैं कि कैसे जो है हम इसके व्यक्तित्व परीक्षण में चीजों को लिखना शुरू करें। तो इसके व्यक्तित्व परीक्षण में हम सबसे पहले इंट्रो हमारा कवर हो गया, इंट्रो हमारा कवर हो चुका है। अब हम देखने वाले हैं कि इसका जो बॉडी पार्ट रहेगा, बॉडी में हम क्या लिखेंगे। तो पहले हम पॉजिटिव चीजें देखेंगे, फिर कुछ क्या नेगेटिव था इसके जीवन में या नहीं उसके बारे में देखेंगे, उसके व्यक्तित्व में कुछ नेगेटिव था वो हम देखेंगे, और फिर अंततः हम कंक्लूजन लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पॉजिटिव क्या देखने को मिलता है हमें सुल्तान के जीवन में। तो सबसे पहले जो पहली चीज है कि भाई महत्वाकांक्षी है, महत्वाकांक्षी है। मैंने कहा 68 वर्ष की आयु में क्या बनाइए, 68 वर्ष की आयु में जब लोग अपनी पेंशन प्लानिंग कर रहे होते हैं या रिटायरमेंट इससे 10 साल पहले से प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं, ये भारत का सुल्तान बनने की सबसे बड़ी पदवी पाने की इच्छा रखे हुए बंदा था। तो मतलब महत्वाकांक्षा ही थी इसके अंदर। दूसरा बात की जाए तो एक कुशल आपको क्या देखने को मिलेगा, कुशल योद्धा आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने बात की कि चंदेरी में लड़ा लेकिन घाघरा में पीछे हट गया, तो वो उसकी चालाकी थी। कुशल योद्धा था, जानता था कहाँ हित है और कहाँ हित नहीं है, उसके बारे में बेहतर तरीके से जानता था, क्योंकि इसको पता था भाई चंदेरी में किसके, राजपूतों के साथ लड़ा जा रहा है तो लड़ लेते हैं, मतलब चंदेरी में जो है हिंदू शासकों के साथ लड़ा जा रहा है तो लड़ लेते हैं। लेकिन इसको पता है कि जो घाघरा का युद्ध होने वाला है, घाघरा के युद्ध में अफगानों के साथ लड़ा जा रहा है। और यहाँ पे मैं आपको नोट करवा दूं कि सल्तनत काल में जब आपको देखने को मिलेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक आया, जब आपको देखने को मिलेगा इल्तुतमिश आया, तो उस समय उनको केवल जो सामना करना पड़ा था वो हिंदू शासकों का सामना करना पड़ा था उनको। तो ये आपको चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन जब मुगल जब आए तो उनको न केवल हिंदू शासकों का सामना करना पड़ा, बल्कि जो सल्तनत काल में पहले से आए हुए मुस्लिम थे, यहाँ पे जो वंश यहाँ पे आ रखे थे, अफगान भी इन्हीं में से एक थे, तो वो मुसलमान भी तो इस समय इन मुगलों के खिलाफ थे। इनके लिए पहले तो ये विदेशी थे, लेकिन जब इन्होंने 300 वर्षों तक यहाँ पर शासन किया, ये यहीं के समाज में घुल मिल गए, तो उसके बाद मुगल तो इनके लिए विदेशी हो गए, तो इनके लिए ये भी विदेशी था। और ये जानता था, यही में आपको अफगान देखने को मिलेंगे, और ये जानता था कि भाई कल को अगर मैं मुगलों के साथ लड़ना चाहूंगा तो मुझे किसके साथ लड़ना पड़ेगा, मुझे जो है सहायता की आवश्यकता होगी, अफगानों की। इसीलिए घाघरा जो मुगलों का और अफगानों का युद्ध होगा उसमें ये खुद को बिल्कुल अलग कर लेगा, और यहीं पे जो है बाबर हुमायूं को चेतावनी देगा कि भाई इससे बच कर रही हो, क्योंकि काफी समझता था कि कूटनीति का किस तरह से इसने प्रयोग किया। बाबर काफी अच्छा कूटनीतिज्ञ था, तो ये उसकी कूटनीति को, शेरशाह सूरी की कूटनीति को वो भली भांति समझ रहा था। तो ये हमें देखने को मिलता है। कुशल योद्धा है, अपने हित अहित सब कुछ जानता है, और महत्वाकांक्षी शासक है, उसके बारे में हमने बात कर ली। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। तो दूसरा पॉइंट क्या रहने वाला है भाई, दूसरा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एक बेहतरीन प्रशासक था, बेहतरीन प्रशासक था। इस व्यक्ति ने क्या किया, तो आपको देखने को मिलेगा कि इसने केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर एक मजबूत प्रशासनिक ढांचे की इसने स्थापना की थी। प्लस आपको देखने को मिलेगा कि इसने परगनों में भी चीजों को बांटा था, लेकिन जो डिसीजन की चीजें थी वो अपने पास रखी, यानी कि निर्णय निर्माण में इसने केंद्रीयकरण करके रखा। बाकी प्रशासनिक तौर पर इसने क्या किया था, विकेंद्रीकृत कर दिया था चीजों को, विकेंद्रीकृत चीजें की थी। तो काफी अच्छे से चीजें आपको देखने को मिलेगी कि जब तक एक कुशल शासक का कंट्रोल रहेगा, एक योग्य शासक जो है केंद्र में बैठा होगा, तब तक तो चीजें अच्छे से चलती रहेगी। लेकिन जैसे ही एक अकुशल शासक आएगा तो
तो जो केंद्रीयकरण था इससे थोड़ा भी, अगर मान के चलिए ये 100% है तो 99% योग्य व्यक्ति भी अगर बैठेगा इसकी जगह तो वो चीजें बिखरने ही वाली थी, क्योंकि अगला शेरशाह सूरी ही चाहिए था जो इस केंद्रीयकरण को संभाल पाता। तो वो यहाँ पे नेगेटिव आपको देखने को मिलेगा कि भाई निर्णय निर्माण पूरी तरह से अपने पास रखा, लेकिन जो विकेंद्रीकरण था वो हमें देखने को मिलेगा एक पॉजिटिव चीज थी, क्योंकि लोगों तक इसने कोशिश की कि किसी तरह से प्रशासन को पहुंचाया जाए। यहाँ पे बात करूं, आपको एक हिस्टोरियन देखने को मिलेंगे, अपने से मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, हिस्टोरियन का नाम रहने वाला है सतीश चंद्र। सतीश चंद्र साहब मिलेंगे और ये जो है अपनी किताब में कहेंगे मिडेवल इंडिया सल्तनत टू द मुगल्स, उसमें ये कहते हैं कि भाई इसने क्या किया था, 47 परगनों में जो है अपने पूरे साम्राज्य को बांटे रखा था। तो ये रेफरेंस आपको देना पड़ेगा अपने एग्जाम में, नहीं तो हवाई बातें आपकी रहने वाली है। आगे बात करते हैं, तीसरा क्या पॉइंट रहने वाला है इसके बारे में। तो तीसरा आपको देखने को मिलेगा एक बेहतरीन अर्थशास्त्री था ये व्यक्ति, बेहतरीन अर्थशास्त्री था। कैसे पता, तो आपको देखने को मिलेगा कि इसने जो राजस्व व्यवस्था की, राजस्व व्यवस्था लागू की, राजस्व व्यवस्था जो है लागू की, आपको पता होगा पहले इसने भूमि पैमाइश करवाई। आप लोग सब जानते हैं इसके बारे में कि भूमि पैमाइश करवाई जहां पे गजे सिकंदरी का प्रयोग हुआ। इसके अलावा अगर बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा यहां पे इसने कबूलियत और इकरारनामे जैसी चीजें की, इकरारनामा जैसी चीजें लागू की। और इसके अलावा बात की जाए तो कहीं ना कहीं इसी ने जो है रैयत बाड़ी व्यवस्था की, रैयत बाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। और यही आपको देखने को मिलेगा, रैयत बाड़ी जो अंग्रेजों द्वारा लागू की गई थी उसकी कहीं ना कहीं जो नींव रखी गई थी वो किसके द्वारा रखी गई थी, शेरशाह सूरी के द्वारा रखी गई थी, जो इतिहास पढ़ने से अंग्रेजों को सीख मिली थी इस व्यवस्था को लागू करने की। इसके अलावा अकबर की जो राजस्व व्यवस्था रहेगी वो भी इसी से प्रभावित रहने वाली है। तो आप देख पा रहे होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट व्यक्ति और इसकी नीतियां कहां तक भविष्य में जो है चीजों को प्रभावित करती हुई आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा जब ये शासक बना तो इसे पता चला कि भाई जो मुद्रा व्यवस्था है उसका बहुत बुरा हाल है, तो इसने क्या किया, इसने रुपया लॉन्च कर दिया। रुपया लॉन्च किया तो क्या हुआ, तो आपको देखने को मिलेगा एक इतिहासकार का नाम, जिनका क्या नाम रहने वाला है भाई, जिनका नाम रहेगा B.A. स्मिथ। B.A. स्मिथ अपनी किताब में ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखेंगे कि भाई इसने क्या किया था, इसने जो मुद्रा व्यवस्था थी अंग्रेजों की, मुद्रा व्यवस्था को आधार प्रदान किया था। तो मुद्रा व्यवस्था को जो है आधार प्रदान किया था इसने, ब्रिटिश मुद्रा व्यवस्था को आधार प्रदान किया था। यहाँ पे आप B.A. स्मिथ की स्टेटमेंट को कोट करने वाले हैं मुद्रा व्यवस्था में। और यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आप किसे कोट करने वाले हैं, K.R. कानूनगो साहब को कोट करेंगे, क्योंकि यही वो व्यक्ति है जो कहते हैं अपनी किताब में शेरशाह एंड हिज टाइम में कि शेरशाह ही वो व्यक्ति था जो शायद अकबर के बाद सबसे ज्यादा किसान जो हितैषी था, वो यही व्यक्ति हमें देखने को मिलता है जिसने किसानों के हित के बारे में काम किया। तो K.R. कानूनगो की किताब और यहाँ पे B.A. स्मिथ की जो स्टेटमेंट है, इनकी जो किताब है उसके बारे में आपको लिखना है। आगे बात करते हैं, तो इतनी चीजें होगी। इसके अलावा हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो अर्थव्यवस्था के ही क्षेत्र में हमें देखने को मिलेगा तीसरा कि व्यापार को बढ़ावा दिया, व्यापार को बढ़ावा दिया। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जरूरी क्या रहेगा, जरूरी रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाया, आपको देखने को मिलेगा शाहराहे आजम, शाहराहे आजम या ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे हम बोलते हैं, सड़के आजम भी जिसे कहा जाता है, वो हमें देखने को मिलेगा। 1700 तो भाई ने सराय बना रखी थी, 1700 सराय थी, जिसमें कहा जाता है कि हिंदुओं के लिए हिंदू प्रकार का, जैसे हिंदू जो है शाकाहारी भोजन करना पसंद करते हैं, तो उस तरह का भोजन इसने वहां पे उपलब्ध करवाया था। और इसके अलावा मुस्लिम जो मांसाहारी भोजन ज्यादातर पसंद करते हैं उनके लिए मांसाहारी भोजन की उपलब्धता इसने करवाई थी। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि किस तरह से ये व्यापार को बढ़ावा दे रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट करनी है। नोट क्या करनी है आप सभी लोग जानते हैं, बस मैं कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूं, लास्ट में दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको आंसर जो है इन चीजों को अपने आंसर में उतारना है। नीचे मैंने भी यही चीजें लिखी है, बस आपको वो दिखाने की देरी है। आगे बात करते हैं तीसरा, चौथा क्या रहने वाला है। तो चौथा आपको यहाँ पे जो देखने को मिलेगा पॉइंट वो रहने वाला है कि भाई एक धर्मनिरपेक्ष शासक है, धर्मनिरपेक्ष शासक आपको देखने को मिलेगा। और ये कैसे पता है धर्मनिरपेक्ष शासक, तो आपको देखने को मिलेगा कि एक सुन्नी मुसलमान है, ये सुन्नी मुसलमान है, लेकिन ये व्यक्ति इतना समझदार है, ये जानता है कि भाई जिस दिन मैंने धर्म को राजनीति के साथ जोड़ना शुरू कर दिया उस दिन मुझे क्या देखने को मिलेगा, उस दिन मुझे देखने को मिलेगा कि मेरा साम्राज्य टूटकर बिखर जाएगा। तो इसने धर्म और राजनीति को पृथक रखा और हिंदुओं को ऊंचे पदों पर इसने जो है स्थान दिया, या ऊंचे पदों पर इसने नियुक्त किया था। जहां पे हमें कौन देखने को मिलते हैं, ब्रह्मजीत गौड़ साहब, ब्रह्मजीत गौड़ जो है इसके सेनापति के रूप में देखने को मिलते हैं। टोडरमल,
वो हमें जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एक उच्च राजस्व विभाग के अधिकारी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये चीजें यहाँ पे आपको नोट करनी है कि किस तरह से इसने धर्मनिरपेक्षता की चीजें की। यहाँ पे के आर कानूनगो साहब भी कहते हैं, के आर कानूनगो साहब की स्टेटमेंट भी आती है। वो कहते हैं कि भाई ये अच्छे से जानता था कि कहीं ना कहीं जो है अगर ये धर्म को लाएगा, बीच में धर्म को लाएगा, तो जो राष्ट्रीय भावना है वो कहीं ना कहीं क्या होने वाली है, वो कहीं ना कहीं आपको एक तरह से गिरती हुई दिखाई देगी या समाप्त होती हुई दिखाई देगी। तो ये राष्ट्रीय भावना को ज्यादा महत्व देता था एज कंपेयर टू धर्म। तो ये काफी पॉजिटिव पॉइंट आपको इसका देखने का मिलेगा। एक और इतिहासकार की बात करूं तो वो रहने वाले हैं अबुल फजल। अबुल फजल आपको पता होगा कि जो अकबर थे उनके दरबारी पोइट आपको देखने को मिलेंगे, दरबारी इतिहासकार देखने को मिलेंगे। वो सूरवंश से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है क्या किया था, हुमायूं को निर्वासित करवाने में पूरा सहयोग किया। हुमायूं को जो है निर्वासित किया था, भारत भूमि से 15 वर्षों के लिए बाहर रखा था। इस कारण अबुल फजल काफ़ी ज़्यादा नफरत थी उनसे। लेकिन फिर भी वो व्यक्ति इस बात को लिखने के लिए विवश हो गया कि भाई जो शेरशाह सूरी था, शेरशाह सूरी था, वो इतना जन कल्याण प्रिय था, वो इतना शांति प्रिय व्यक्ति था, शांति प्रिय व्यक्ति था, और वो व्यक्ति इतना ज्यादा सामाजिक हितों के बारे में सोचने वाला व्यक्ति था कि उसी की नीतियों को चलते हुए या उसी पर आधारित या उसी से मोटिवेट होकर अकबर ने जो है, अकबर ने क्या किया था, सुलह कुल की नीति की जो पृष्ठभूमि बनी थी अकबर की, वो यहीं से हमें आती हुई दिखाई देगी। तो बहुत बड़ी चीज आपको ये देखने को मिलेगी। हम अक्सर जो है आपको देखने को मिलेगा कि हम अकबर के बारे में पढ़ते हैं, अकबर के जो व्यक्तित्व है उसके बारे में पढ़ते हैं, तो हम किसके बारे में बात करते हैं? पहला आपको देखने को मिलेगा हम उसके पिता के बारे में बात करते हैं, हम अकबर की माता के बारे में बात करते हैं कि उन्होंने कैसे चीज़ें की। दाई माँ का व्यक्तित्व कैसे जो है अकबर के व्यक्तित्व को निखारने में महत्वपूर्ण था। फिर गुरु का व्यक्तित्व कैसे रहा, राजपूत घराने में पैदा हुआ, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा योगदान तो शेरशाह सूरी का भी है, जिसने सुलह कुल या सार्वभौमिक शांति वाली जो बात है वो सिखाई थी अकबर को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, और ये जो है यहाँ पे हमें चीजें देखने को मिलेगी। पांचवें पॉइंट की अगर बात करूँ तो इंपॉर्टेंट पांचवा पॉइंट क्या रहने वाला है, तो पांचवा पॉइंट आपको जो यहाँ पे देखने को मिलेगा वो रहने वाला है इसकी न्यायप्रियता। न्यायप्रियता आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। न्यायप्रियता में अगर बात की जाए तो शेरशाह सूरी हमेशा कहा करता था कि भाई निष्पक्ष न्याय जो है बादशाह का सबसे बड़ा धर्म है। निष्पक्ष न्याय बादशाह को करना चाहिए, कभी भी वो भेदभाव आधारित नहीं होना चाहिए, वो किसी तरह से धर्म पर, जाति पर, वर्ग पर आधारित नहीं रहना चाहिए। तभी जाकर जो है न्याय किसी व्यक्ति के साथ आप कर पाओगे निष्पक्ष तरीके से। तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात करूँ तो आपको एक व्यक्ति देखने को मिलेंगे, अब्बास खान शेरवानी। तो अब्बास खान शेरवानी जो है अपनी किताब तारीखे शेरशाही में एक बात लिखते हैं कि इसके समय में इतने अच्छे से जो है सारी चीजें मैनेज की गई थी कि एक बूढ़ी स्त्री भी अपने शरीर पर सोने की टोकरी लेकर अकेले रास्ते में जा सकती थी, क्योंकि वो ये बात जानती थी, वो जो बूढ़ी स्त्री है वो ये बात जानती है कि उसका बादशाह जो है बिना उसके धर्म को देखे, बिना किसी भेदभाव किए उसको न्याय देने वाला है। तो ये बहुत बड़ी तारीफ है जो ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जो अकबर के द्वारा अपॉइंट किया गया है। तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी कि किस तरह से जो विरोधी है, जो दुश्मन थे एक प्रकार से, वो आपको देखने को मिलेगा कि कैसे इसके व्यक्तित्व से सीख लेते हैं। तो सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज हमें ये देखने को मिलती है। चलिए अब थोड़ा जो मैंने आंसर लिखा है उसको देख लेते हैं एक बार, और फिर जो है नेगेटिव चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है बात की इंट्रो के बारे में, शेरशाह सूरी के व्यक्तित्व का परीक्षण किया, जहां पे मैंने कहा महत्वाकांक्षा, धैर्य, साहस, आत्मविश्वास से निखरे व्यक्तित्व ने फरीद खान को सुल्तान आदिल शेरशाह बना दिया, जिसने भारतीय इतिहास की दिशा और दशा दोनों परिवर्तित कर दी। बात करें शेरशाह सूरी के व्यक्तित्व परीक्षण में सकारात्मक पक्ष क्या था, तो महत्वाकांक्षी चरित्र हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई महत्वाकांक्षी चरित्र है, और पहले फरीद फिर शेर खान बना और उसके बाद शेरशाह बनता हुआ हमें दिखाई देता है। 68 वर्ष की आयु में ये राजा बनता हुआ हमें दिखाई देगा। सल्तनत दिल्ली पर शासन करता हुआ या शासन जो है शुरू करता हुआ दिखाई देगा। दूरदर्शी प्रशासनिक सुधारक था, इसने मजबूत तथा पारदर्शी प्रशासनिक ढांचे का निर्माण किया और साम्राज्य को जो है 47 परगनों में बांटा। ये हमने चीज एग्जाम्पल के तौर पर लिखी, एग्जाम्पल कोट करना काफी इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और एक किसने बात कही थी, तो मैंने कहा था सतीश चंद्रा जी की किताब में आपको ये चीज देखने को मिलेगी, मिडिवल इंडिया सल्तनत टू द मुगल्स, उसमें ये चीज लिखी गई है। तीसरे में अगर बात करूं तो आपको क्या देखने को मिल रहा है,
नवीन राजस्व व्यवस्था की स्थापना की थी। भूमि सर्वेक्षण, इकरारनामा, और क्या देखने को मिल रहा है, कबूलियत के माध्यम से किसान प्रिय शासक बना। और KR कानूनगो जी की स्टेटमेंट है कि उनके अनुसार नवीन व्यवस्था इसने जो है किसान हितैषी बना रखी थी, तो किसानों में काफी ज्यादा ये किसानों से जुड़ने की कोशिश करता है, तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है उत्कृष्ट बुनियादी ढांचे की इसने स्थापना की थी। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरायों और राजमार्गों का निर्माण किया था। मैंने पढ़ाया आपको 1700 सराय थी, किस तरह से भोजन की व्यवस्था थी वहां पे, कैसे कैसे जो है डाक चौकियां थी, वो सारी चीजें आपको पता है। शाहराहे आजम जो है सोनार गांव से लेकर पेशावर तक हमें इसका एक राजमार्ग देखने को मिलता है, यानी कि व्यापार को प्रोत्साहन के लिए इसने वो यूज किया था। तो वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई है। आगे बात करूं तो धर्मनिरपेक्षता तथा व्यावहारिक नीति का इसने प्रयोग किया, जिसमें राजनीति तथा धर्म को पृथक कर हिंदुओं को ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। ब्रह्मजीत गौड़ साहब का मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है उनके सेनापति के तौर पर। फिर बात करते हैं न्यायप्रियता के बारे में, तो न्यायप्रिय शासक था। शेरशाह के अनुसार निष्पक्ष न्याय शासक का परम धर्म है। साक्ष्य क्या है, तारीख शेरशाही में कौन कह रहे हैं, अब्बास खान शेरवानी इस बात को कह रहे हैं कि वो कितना न्यायप्रिय था। तो इसके बारे में हमने बात की कि कैसे उन्होंने कहा कि एक वृद्ध स्त्री भी जो है सर पर सोने की टोकरी लेकर जो है अपनी यात्रा कर सकती है। आगे बात करते हैं इनके नकारात्मक पक्ष क्या है। देखिए, कुछ पॉजिटिव होंगे व्यक्तित्व में, कुछ नेगेटिव होंगे, तो उन्हीं नेगेटिव को यहाँ पे पकड़ने की कोशिश की गई है कि विश्वासघात और छल कपट की नीति का इन्होंने प्रयोग किया था। वही रायसीना के जो शासक है पूर्णमल को इन्होंने धोखा दिया था, कुरान की कसम खाने के बाद भी जो है इन्होंने उन्हें एक तरह से छला था। तो 1543 की वो घटना आप सभी को पता है, छल कपट की क्या बात है यहाँ पे। तो देखिए, अगर मेरे अकॉर्डिंग इतना ज्यादा इस पर जो है क्रिटिसिज्म नहीं बनता, हालांकि KR कानूनगो साहब ने इनका क्रिटिसिज्म इस बात पे किया है, लेकिन मुझे लगता है कि छल और राजनीति जो है एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे के जो है दोनों आपको देखने को मिलेगा एक ही सिक्के के पहलू हैं। तो ये इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म वाली बात नहीं होनी चाहिए। जहां पर हित टकराते हैं वहां पर इन्होंने केवल कोशिश की थी अपने दुश्मन को पूरी तरह से समाप्त करने की, लेकिन फिर भी इनका क्रिटिसिज्म हुआ। तो चलिए देखते हैं, उसके बारे में हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि इनके बारे में बातें की गई है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे तो आपको देखने को मिलेगा अत्यधिक केंद्रीयकरण की कोशिश की गई। इसके शासनकाल में मंत्रियों की भूमिका क्या रहेगी, सचिवों की भांति रहेगी। मैंने बात की थी कि जब भी इनसे अगर ये 100% काबिल थे तो अगला जो शासक था वो भी 100% काबिल चाहिए था। अगर 99% काबिल बंदा आता तो जो इन्होंने चीजें कंट्रोल कर रखी थी वो भी इनके हाथ से जाने वाली थी। वही होता है, मात्र इनकी मृत्यु के 10 वर्षों में ही हम देखेंगे कि सूर साम्राज्य पूरी तरह से बिखर जाता है। और अकबर को हम महान क्यों कहते हैं, शेरशाह सूरी को हम महान क्यों नहीं कहते, उसका सबसे बड़ा कारण यही है। अकबर कब मरता है तो आपको देखने को मिलेगा भाई 1605 में उसकी मृत्यु होती हुई आपको दिखाई देगी। 1600 में आपको मरता हुआ दिखाई देगा, इस तिथि को वो मरता हुआ दिखाई देगा। लेकिन उसके बाद लगभग 100 सालों तक चलती रही वो रियासत। उसके पीछे की एक बहुत बड़ी कारण था कि उसने प्रशासन को अच्छा किया था, मनसबदारी जागीरदारी व्यवस्था को उसने बेहतरीन एक पिलर के तौर पर उभारा था। तो वो यहाँ पे मिसिंग था। इस कारण आपको देखने को मिलेगा कि अगर उससे कम कोई योग्य शासक आता तो चीजें बिगड़ने वाली थी। एक और जो क्रिटिसिज्म इनका हो सकता है वो क्या था कि क्रूर और अमानवीय दंड दिया करते थे। वही जहां अपराधियों के मानवाधिकारों का कोई स्थान नहीं होता था। अपराध किसी ने किया, छोटा अपराध भी है, तो ये व्यक्ति चाहता था कि पूरी तरह से अपराध समाप्त हो जाए। भाई अपराध समाप्त हो जाए तो अंग भंग का ही दंड दे दिया, पर अगली बार कोई अपराध ना करे, ताकि ये हमें देखने को मिलता है। या किसी गांव पर मान के चलिए इसको संदेह हो गया कि भाई इन्होंने चोरी कर रखी है या किसी तरह से चोरी में लिप्त है, तो उनके मुखियों को ही सूली पर चढ़ा दो, पूरे के पूरे गांव को सूली पर चढ़ा दो। तो वो सारी चीजें भी देखने को मिलेगी। लेकिन न्यायप्रियता को स्थापित करने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत एक्सट्रीम लेवल पर इसका क्रिटिसिज्म यहाँ पे बनता हुआ आपको दिखाई देगा। आगे बात करूं तो शेरशाह का व्यक्तित्व, अब मैंने कोशिश की है कि किसी तरह से जो अभी तक के आपने जो चीजें पढ़ रखी है, मैंने जो चीजें पढ़ रखी है, लगभग हमने इसके बारे में 3000 वर्ड्स पढ़ रखे होंगे। इसके बारे में बहुत सारी चीजें हम लोगों को पता है, लेकिन उन चीजों को कैसे हम अपने कंक्लूजन में जो है 10 से 15 वर्ड्स में या ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 वर्ड में कैसे ऐड कीजिए करें, उसके बारे में मैंने यहाँ पे कोशिश की थी। तो यहाँ पे जो है कंक्लूजन क्या रहने वाला है कि शेरशाह का व्यक्तित्व अलौकिक था, कोई दूसरा ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता, जिसमें शेर के समान क्या था, शौर्य था तथा लोमड़ी के भांति चपलता भी थी। तो ये हमें मिश्रण देखने को यहाँ मिलता है। शेर के भांति क्यों, तो हमने देखा कि भाई हुमायूं के साथ कैसे उसने युद्ध किया, कब छल कपट भी किया, हुमायूं के साथ उसने छल कपट भी किया और हुमायूं के साथ ही उसने युद्ध भी किया। और आपको देखने को मिलेगा कि
जो हमने अभी पढ़ा रायसीना का राजा, उसके साथ कैसे छल कपट हुआ। इसके बाद अगर बात करूँ कालिंजर हमें देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें जहाँ पे ये लोमड़ी की भांति भी कार्य करता है, लेकिन राजनीति में धोखा देना आम बात होती है। तो उस तरह से अगर हम उनके व्यक्तित्व को देखेंगे कि भाई बहुत सारी नेगेटिव चीजें भी थी, तो इसने अपने हितों को समाप्त करने के लिए जो है अपने हितों को ध्यान में रखते हुए दूसरे इसके हित के विरुद्ध ना खड़े हो जाए, उन चीजों को समाप्त करने की कोशिश की थी। तो पहले तो साहस की बात की मैंने और बाद में इसकी चपलता की बात की। आई होप ये कंक्लूजन जो है जस्टिस कर रहा होगा इनके व्यक्तित्व के साथ। बाकी आप भी जो है प्रैक्टिस करते चलिएगा, जो कंटेंट आपको पता है उनको शब्दों में पिरोने की कोशिश कीजिएगा। आज की क्लास हम यहीं पर रखें, समाप्त करते हैं। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए सूचना क्या रहने वाली है, तो वो रहने वाली है हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री का। अगर आप में से कोई तैयारी कर रहा है हिस्ट्री में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की कोई तैयारी कर रहा है, तो आपके लिए जल्द ही 22 या 23 तारीख के आसपास कोर्स लॉन्च होने वाला है, जिसमें हम आपके साथ 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं 20 से 25 क्लास में। और साथ में एक तो मैं रहूंगा और साथ में रहने वाले हैं डॉक्टर अभिषेक सर। इनके साथ हम चीजें डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है स्ट्रक्चर होता है। तो 2 स्ट्रक्चर कल इकोनॉमी का डिस्कस कर लिया, आज मैंने आपके साथ जो है व्यक्तित्व परीक्षण किया, तो किस तरह से लिखा जाता है। आई होप आपको चीजें समझ आई होगी। इसके अलावा यूट्यूब पर क्या रहेगा, तो यूट्यूब पर डेली आपके लिए एक क्वेश्चन आता रहेगा, जिसमें हम डीप डाइव करेंगे कि कैसे जो है क्वेश्चन को लिखा जाए, कैसे कंटेंट को और जो है छोटा किया जाए उसके बारे में। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से मंडे टू सैटरडे चीजें चलने वाली है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मैं जो मैसेज आप तक पहुंचाना चाहता था, मेरी जो चीजें आपको बताने की कोशिश थी, वो आपको समझ आई हो। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।